गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे चैप्टर में, जिसका नाम है न्याय, जो चल रहा है अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। अब तक हमने प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनिस, ह्यूम, स्टूड मिल, जैन वेंथम के बारे में पढ़ा कि इन्होंने न्याय को किस किस प्रकार से प्रस्तुत किया। अब आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को किस आधार पर पढ़ा जाता है, न्याय की क्या विशेषता है, उसी बारे में चर्चा करेंगे। और भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की क्या अवस्थिति है उसको पूर्ण रूप से जानेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले आप पढ़ चुके हो प्लेटो, अरस्तु का विज्ञानात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय, आपने रिवीजन कर लिया होगा उसका, मैं उम्मीद करता हूँ साथ के साथ क्लियर कर रहे होगे और अपना नोट्स भी तैयार कर रहे होगे। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के बारे में बताने वाले जो विचारक थे उनमें थे मनु, कौटिल्य, शुक्र, विदुर, भारद्वाज, सोमदेव। इन विचारकों ने भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को समझाने का प्रयत्न किया या न्याय के बारे में इन्होंने कुछ बातें बताई, इसलिए इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये बताते हैं कि न्याय स्वधर्म क्या है, स्वधर्म अर्थात आपका धर्म क्या है। धर्म का मतलब धारण करना, अच्छी चीज़ें धारण करना जिससे लोगों का भला हो सके। तो आप स्वधर्म किन किन अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं, क्या लोग किस तरह के कार्य करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं जिससे लोगों का भला हो, यही क्या हो जाता है, स्वधर्म। क्या हो जाता है, स्वधर्म। फिर इसके बाद में इन्होंने बताया जिनमें मनु और कौटिल्य प्रमुख थे। कौन थे? मनु और कौटिल्य। मनु और कौटिल्य का मानना था, मनु और कौटिल्य का मानना था न्याय हमेशा क्या होना, निष्पक्ष। क्या होना चाहिए, निष्पक्ष अर्थात भेदभाव रहित, पक्षपात रहित, अर्थात दोनों पक्षों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी एक के साथ गलत हुआ है, अर्थात निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का कोई पक्ष नहीं होना चाहिए। और न्याय की निष्पक्षता को ही मनु और कौटिल्य ने क्या माना, राज्य के आधारभूत प्रवृत्ति माना। तो इस प्रकार भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो भी चर्चा थी वो स्टूडेंट हम कर चुके। आप अपनी नोटबुक उठाइए और मैं लिखवा रहा हूँ, जिसको लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के प्रमुख विचारक, भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के प्रमुख विचारक, मनु, कौटिल्य,
शुक्र, विदुर, भारद्वाज, सोमदेव आदि थे। मनु, कौटिल्य, शुक्र, विदुर, भारद्वाज, सोमदेव आदि थे। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को लिखिए स्टूडेंट्स। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को स्वधर्म की, न्याय को स्वधर्म की धारणा के साथ जोड़ा गया। स्वधर्म की भावना, स्वधर्म की भावना व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराती है। स्वधर्म की भावना व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराती है। एक लाइन नोट लगा के लिख लिए स्टूडेंट। मनु और कौटिल्य ने न्याय की निष्पक्षता को राज्य की आधारभूत प्रवृत्ति माना है। मनु और कौटिल्य ने कहा है कि जिस राज्य में न्याय निष्पक्ष होगा, पक्षपात रहित होगा, वो राज्य आदर्श होगा। क्या होगा? आदर्श। उसमें व्यक्ति सुव्यवस्थित और अनुशासित रूप से अपना जीवन जी सकता है। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा पूरा होता है। अब जो पाठ्य पुस्तक में आपका जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लास्ट टॉपिक का नाम है
न्याय के प्रकार। न्याय के जो मुख्य रूप से जो इसके प्रमुख रूप हैं वो 5 रूप बताए गए हैं। कितने रूप बताए गए? 5 रूप। नैतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय। आपके पाठ्य पुस्तक में न्याय के कितने रूप बताए गए? 5 रूप। आपके न्याय का अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कितने बताए गए? 5 रूप। क्योंकि प्रश्न कहाँ से आएगा? आपकी पाठ्य पुस्तक में से आएगा। तो उत्तर भी किसके माध्यम से देना? आपको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही देना है। तो पहला न्याय नैतिक न्याय। कौन सा न्याय? नैतिक न्याय। इसे सदाचार न्याय भी बोल सकते हैं। नैतिकता जो शब्द है, नैतिकता के आधार पर कार्य करता, नैतिकता के नाते से छोड़ देना, ये शब्द निकलते हैं ना अपने मुंह से। नैतिक शिक्षा चलती थी, अर्थात सदैव सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, वस्तुओं का संग्रह मत करो, जितनी आवश्यक है उतना ही खर्चा करो, जल को कुछ भी व्यर्थ मत करो। कुल मिला के सब कुछ क्या होना चाहिए? परफेक्ट। वो क्या होता है? नैतिक। क्या होता है? नैतिक। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या उतार लीजिए? नैतिक न्याय। क्या उतार लीजिए? नैतिक न्याय। स्टूडेंट्स में लिखिए, न्याय की मूल धारणा, न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित होती है। न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित होती है। इसमें व्यक्ति का आचरण सदाचारी होता है। इसमें व्यक्ति का आचरण सदाचारी होता है। नैतिक न्याय में प्राकृतिक अधिकार, नैतिक न्याय में प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून के आधार पर जीवन व्यतीत किया जाता है।
दूसरा जो न्याय है स्टूडेंट ने इसे उतार लिए, राजनीतिक न्याय। अगर राजनीतिक न्याय के बारे में आपसे बात करूं तो राज्य की दृष्टि में सभी को जीने के समान अवसर मिले और सभी को समान, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करे। और राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के प्रमुख साधन होते हैं व्यक्ति मत अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये क्या है? राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के प्रमुख साधन है। तो लिखिए, राजनीतिक न्याय का आशय राजनीतिक न्याय का आशय सभी को जीने के समान अवसर मिले, सभी को जीने के समान अवसर मिले, राज्य की दृष्टि में सभी समान हो, राजनीतिक न्याय का संबंध प्रजातांत्रिक राजनीतिक न्याय का संबंध प्रजातांत्रिक शासन से महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक न्याय का संबंध प्रजातांत्रिक शासन से महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक न्याय को व्यक्ति मताधिकार देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको, पहले लिखनी नहीं है, सुननी है। व्यक्ति मताधिकार जानते हो इसके बारे में? स्टूडेंट्स पढ़ लिया होगा आपने पहले ही 10th क्लास। अर्थात भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक महिला पुरुष, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है, यदि उसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। और भारत में ये सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार, अर्थात जाति, लिंग, वर्ण, स्थान, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी को मतदान करने का अधिकार है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है और आपका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है तो आप वोट डालने के अधिकारी हो, आपको इससे कोई वंचित नहीं कर सकता। ये व्यक्ति मताधिकार। तो व्यक्ति मताधिकार, आपने मतदान दे दिया तो आप क्या करें? आपको राज्य में समान अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा? तो राजनीतिक न्याय में को व्यक्ति मताधिकार और अभिव्यक्ति, आगे लिखिए, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से प्राप्त किया जा सकता है। आदि से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा लिखिए स्टूडेंट्स, सामाजिक न्याय।
सामाजिक न्याय। तो स्टूडेंट्स लिखिए, सामाजिक न्याय से आशय यह है कि सामाजिक न्याय से आशय यह है कि राज्य सामाजिक स्थिति के आधार पर राज्य सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर प्रदान करेगा। समान अवसर प्रदान करेगा। इसके बाद में स्टूडेंट लिखिए कानूनी न्याय। लिखिए, वर्तमान में कानूनी न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। इसको न्यायोचित ढंग से न्यायोचित ढंग से लागू किया जाता है। इसको न्यायोचित ढंग से लागू किया जाता है। इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी है। इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी है। हाँ, तो स्टूडेंट्स आगे लिखिए आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का आशय जो आर्थिक संबंध है, देखिए आर्थिक जो शब्द आ जाता है स्टूडेंट्स, उसका संबंध हमेशा किससे होता है? धन से होता है। एक तरीके से अमीरी गरीबी से होता है। जब भी तो बोलते हैं ना, ज्योग्राफी में आता है आर्थिक क्रिया, धन कमाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। इसमें लिखिए स्टूडेंट्स, आर्थिक न्याय में लिख लिया आपने कि आर्थिक न्याय का आशय आर्थिक समानता स्थापित करना, आर्थिक समानता की स्थापना करना है और अमीरी गरीबी के मध्य आर्थिक विषमता को कम करना है।
आर्थिक विषमता को कम करना है, विषमता को कम करना है। राज्य के द्वारा ऐसी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होना चाहिए, जिससे समतामूलक समाज की स्थापना हो, समतामूलक समाज की स्थापना हो। तो स्टूडेंट्स, न्याय का चैप्टर, जो न्याय का अध्याय है, वो ख़त्म होता है। अब इतना पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है कि कुछ बातें निकल कर सामने आती है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक टॉपिक और डाल लीजिए। तो निष्कर्ष ये निकला, पहला निष्कर्ष क्या निकला कि न्याय किन धारणाओं पर आधारित था, न्याय के मूल तत्व क्या है। तो न्याय के मूल तत्व नैतिकता, निष्पक्षता, लोगों का कल्याण करने वाला और भेदभाव रहित। वो बातें जो प्राचीन काल में थी वो आज भी है। जो बातें प्राचीन काल में थी, जहाँ न्याय की उदाहरण हुई, लोगों को भला करना, तो आज भी क्या किया जा रहा है, लोगों का न्याय के द्वारा क्या किया जा रहा है, भला किया जा रहा है। तो लिखिए पहला नोट, लिखिए नैतिकता, निष्पक्षता, कल्याणकारी, सदाचारिता, न्याय के सार्वलौकिक तत्व है, जिनका वर्तमान समय में भी जिनकी वर्तमान समय में भी अत्यधिक महत्व है, प्रासंगिक महत्व है। अर्थात ये प्राचीन काल से न्याय की जो ये मूल तत्व है, जो प्राचीन काल जहाँ से न्याय की उद्भव हुआ, न्याय प्रस्तुत किया, ये जब भी थे और आज भी है। आज भी न्याय किया जाता तो इसी तरीके से किया जाता है। एक नैतिकता थोड़ा उपेक्षित हो गया। नैतिकता का रूप किसने ले लिया, कानूनी ने। किसने ले लिया, कानून में। दंड का जैसा प्रावधान भी आजकल, पहले इतना नहीं होता था।
नैतिकता के आधार पर समझा दिया जाता था। एक निष्कर्ष और लिख लीजिए आप, लेकिन न्याय के विकास के मार्ग में कुछ परिवर्तन हुए। जिससे उनमें कुछ अंतर आया है, जिससे न्याय में कुछ अंतर आया है। जिससे न्याय में कुछ अंतर आया है। प्राचीन काल में न्याय का संबंध व्यक्ति के चरित्र और नैतिकता से था। व्यक्ति के चरित्र और नैतिकता से था, जबकि आधुनिक काल में न्याय का संबंध कानून से है। आधुनिक काल में न्याय का संबंध कानून से है। तो स्टूडेंट, हमारी जो विषय है राजनीति विज्ञान, उसका आज अध्याय फर्स्ट पहला पूरा हो चुका है। और अब नेक्स्ट क्लास में जो हम अध्याय शुरू करेंगे, हाँ, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो आपको फेयर कॉपी में करने और उसके उत्तर भी आपको करने। उत्तर आपके नोट्स में से आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जो नेक्स्ट लेसन अब शुरू करेंगे हम, उसका नाम है शक्ति सत्ता वेदता। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप इस लेसन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका अध्ययन कार्य और भी सरल हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे ठीक हो गए। हमारे विद्यालय परिसर के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास आपके लिए चलाई जा रही है, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाए। ओके, बाय।